हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल में कॉटन फाइबर्स के बारे में। तो हमारी प्रॉपर्टीज़ चल रही थी कॉटन फाइबर्स की, तो जिसमें आज हमारा है इलास्टिसिटी यानी कि लोचदारता। तो देखिए हर जो फाइबर होता है, हर फाइबर की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, अपनी एक क्वालिटी होती है हर फाइबर की। तो इसी में है इलास्टिसिटी यानी लोचदारता। तो लोचदारता का अर्थ यानी कि लोचदारता हम किस को कहते हैं? जब हम तंतु को खींचते हैं यानी कि किस सीमा तक बिना टूटे खींचा जा सकता है, यानी कि उसके खींचने की क्षमता, ठीक है। और जब आप उस चीज़ को या उस फैब्रिक को वापस से पुनः अपनी स्थिति में लौटता है, यानी कि आपने किसी फैब्रिक को खींचा और खींच के वापस से उसको छोड़ दिया, तो यानी कि उसके खींचने के बाद वापस से वो अपने उसी शेप में या उसी आकार में अगर वो आ जाता है, तो वो क्या होता है, वो उस फैब्रिक की या उस फाइबर की इलास्टिसिटी कही जाती है। तो लोचदारता का अर्थ कि तंतु को किस सीमा तक बिना टूटे खींचा जा सकता है और वह पुनः अपनी स्थिति में लौटता है या नहीं। अगर वो फैब्रिक या फाइबर अगर वो वापस से खींचने के बाद वापस से लौट जाता है अपनी उसी स्थिति में या उसी आकार में या उसी शेप में, तो उस फाइबर में इलास्टिसिटी का गुण होता है। और अगर वो पहली बात तो अगर वो नहीं खिंचता है, तो यानी कि उसमें इलास्टिसिटी का गुण जो है वो नहीं होता। तो कपास के तंतु में बहुत थोड़ी प्राकृतिक लोच में होती है, यानी कि आप कपास या हमारा कॉटन होता है, अगर आप कॉटन को अगर खींचते हो तो वो बहुत ही कम मात्रा में अगर वो खींचता है, वरना कॉटन में क्या होता है, लोचदारता का गुण नहीं पाया जाता, ठीक है। तंतु में बहुत थोड़ी प्राकृतिक लोचदारता होती है। और अगर कॉटन फाइबर या कॉटन फैब्रिक अगर खिंचता है, तो वो कुछ हद तक उस पर अलग अलग प्रकार की प्रोसेसिंग की जाती है, फिनिशिंग डाली जाती है, उसके बाद वो कुछ हद तक थोड़ा बहुत खिंचता है। तो मर्सराइजिंग की क्रिया में कुछ हद तक तंतु को लोचदारता प्राप्त होती है। तो यानी इलास्टिसिटी किसी भी वस्तु के खींचने की क्षमता को कहा जाता है। और जब फाइबर खींचता है या फैब्रिक खींचता है, खींचने के बाद आप उसको छोड़ देते हो और वापस से अपनी ही शेप में आ जाता है या अपने ही आकार में अगर आता है, तो वो उस फाइबर का या उस फैब्रिक की लोचदारता या इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी कहलाती है। फिर आता है हीट कंडक्टिविटी, ठीक है। तो कपास के रेशे में, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, कपास के रेशे में ताप के संवहन की अच्छी क्षमता होती है, यानी कि जो हीट होती है, या मान लीजिए जो हीट होती है, हीट कॉटन फाइबर हीट को बहुत जल्दी क्या होता है, अच्छे से पकड़ सकता है। यानी कि अगर आप मान लीजिए अगर आप प्रेस करते हो किसी भी कॉटन फैब्रिक के ऊपर, तो वो बहुत ज़्यादा, अगर आप उसकी बहुत ज़्यादा हीट अगर आप उसके ऊपर रखते हो तो ही वो जल पाता है, वरना वो नहीं जलता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो गर्मियों में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा कॉटन यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो एक ठंडा फाइबर होता है, वो ठंडक पहुंचाता है। तो सूती वस्त्र ताप के अच्छे संवाहक होने के कारण गर्मी के लिए क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा उत्तम परिधान माने जाते हैं, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है कि वो जो होते हैं वो ठंडक पहुंचाते हैं हमारी बॉडी को। तो इन्हें पहनकर शीतलता का आभास होता है। कपास के द्वारा अति उत्तम गर्मी के वस्त्र बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर आता है 6 एब्जॉर्बेंसी यानी कि अवशोषकता। तो देखिए एब्जॉर्बेंसी यानी कि किसी भी वस्तु, यानी किसी भी, मान लीजिए फैब्रिक ही है, फैब्रिक में मान लीजिए एब्जॉर्बेंसी यानी कि किसी को सोखने की क्षमता। पानी, अगर आप कॉटन फाइबर या कॉटन फैब्रिक जो होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो
किसी भी पानी को, पसीने को एब्ज़ॉर्ब करने यानी कि अपने अंदर ग्रहण करने की बहुत अच्छी क्षमता होती है। तो कितनी आसानी से वह किस सीमा तक तंतु आर्द्रता को अपने में ग्रहण कर लेता है, यह उसकी अवशोषकता को दर्शाता है। ठीक है, तो ये नमी वर्ड जो है थोड़ा सा गलत लिखा गया है। नमी सूती वस्त्र पर शीघ्रता से फैलती है और नमी अथवा आर्द्रता को शीघ्रता से सूखने के कारण ये गर्मी के लिए उत्तम और अनुकूल वस्त्र सिद्ध होते हैं। यानी कि देखिए, एक तो जो कॉटन गर्मियों में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो पसीना स्वेट आता है वो एब्ज़ॉर्ब करता है कॉटन। दूसरी चीज़ ये होती है कि जो पानी, अगर आपने कॉटन को वॉश किया है, कॉटन फैब्रिक को वॉश किया है, तो वो बहुत जल्दी अपने अंदर पानी को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, बहुत मात्रा में वो अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब करके रखता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि कॉटन फाइबर या कॉटन फैब्रिक जो होता है वो पानी में उसकी जो शक्ति होती है, या बहुत स्ट्रॉन्ग वो पानी जब वो अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेता है तो वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर बन जाता है। ठीक है, तो पानी में या पानी को सोखने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और उसी से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर जो है बनता है। तो ज़्यादातर देखिए, जो टॉवल्स होते हैं, टॉवल्स के लिए या डायपर के लिए क्या होता है कि कॉटन श्रेष्ठ रहता है या श्रेष्ठ माना जाता है। अब आता है हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है ना, यानी कि एक जिसको हम कहते हैं तनाव सामर्थ्य, कि किसी भी फैब्रिक को या फाइबर को खींचने की क्षमता, यानी किस किस हद तक वो खींच सकता है, उसको हम टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। यानी कि जब तक आपने उस फाइबर को खींचा और तब तक अगर वो नहीं टूटता है तो वो उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो कपास के रेशे में तनाव सामर्थ्य का अभाव है। खींचने से यह अपनी मौलिक लंबाई से अधिक नहीं बढ़ता, यानी कि जो कॉटन फाइबर की एक मौलिक जो उसकी लंबाई है, अगर उसको उसकी लंबाई से ज़्यादा अगर उसको खींचा जाता है तो वो फट जाता है, यानी कि वो टूट जाता है। ठीक है, तो कुछ फाइबर क्या होते हैं, कुछ फाइबर अगर आप कुछ फाइबर से बने फैब्रिक को खींचते हो तो वो खींचते चले जाते हैं, लेकिन खींचने की भी एक लिमिटेड होती है। जब उनकी खींचने की क्षमता ख़त्म हो जाती है तो वो फाइबर टूट जाता है। तो जितनी ज़्यादा क्षमता होगी उस फाइबर की खींचने की, उतनी ही ज़्यादा उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, और अगर वो ज़्यादा मात्रा में अगर नहीं खींच पाता तो यानी कि उसके अंदर उतनी ही कम मात्रा की टेंसाइल स्ट्रेंथ है, यानी कि इसका तनाव सामर्थ्य है। तो अधिक खिंचाव पड़ने पर झटके से टूट जाता है फाइबर। तो कॉटन फाइबर की टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। फिर आता है हमारा इफ़ेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि एक तरीके से रगड़ का प्रभाव। ठीक है, तो सूती वस्त्र अत्यधिक मजबूत होते हैं, यानी कि जो कॉटन फाइबर होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और भीगे रहने पर इसकी मजबूती और भी बढ़ जाती है। यानी कि जब ये पानी की अवस्था में होता है या इसके ऊपर पानी होता है तो इसकी जो मजबूती होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो और दोगुना बढ़ जाती है। तो इन पर किसी भी अवस्था में रगड़ने यहाँ तक कि पीटने का भी कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि कुछ फाइबर से बने फैब्रिक हमारे इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि उनके ऊपर ज़्यादा फ्रिक्शन का अगर आप इफ़ेक्ट डालते हैं तो वो उनके फाइबर्स वीक हो जाते हैं, या रगड़ने से क्या होता है कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी वीविंग्स ढीली हो जाती है। तो इसी तरह जो कॉटन फाइबर है, कॉटन फाइबर से बना जो फैब्रिक है, वो अगर जितना ज़्यादा आप उसके ऊपर फ्रिक्शन भी डालते हो तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यानी कि फ्रिक्शन को वो बहुत हैंडल कर सकता है कॉटन फाइबर। क्योंकि कुछ हद तक क्या होता है कि कॉटन फाइबर को पानी में, या कॉटन फैब्रिक जो होता है हमारा, पानी में अगर उसको उबलते पानी में भी अगर आप उसको पकाते हो तो भी वो ख़राब या उसके फाइबर वीक नहीं पड़ते हैं।
तो इन्हें धोने में किसी प्रकार की विशेष सावधानी की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कॉटन फैब्रिक को अगर आप वॉश करते हो तो उन्हें इनके लिए कोई स्पेशल मेथड नहीं होता वॉश करने का। इनको नॉर्मल मेथड से भी वॉश किया जा सकता है। लेकिन जो सॉफ्ट फैब्रिक होते हैं या सॉफ्ट फाइबर के फैब्रिक होते हैं तो उनको धोने के लिए कुछ सावधानियाँ होती हैं, यानी कि कुछ अलग मेथड होते हैं कि ताकि ज़्यादा फ्रिक्शन से या किसी ब्रश के इफ़ेक्ट से वो ख़राब ना हो। तो कॉटन फाइबर के ऊपर ब्रश, फ्रिक्शन, रगड़ किसी भी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, तो इसके लिए कोई स्पेशल सावधानी की ज़रूरत नहीं होती। इसको नॉर्मल मेथड से भी वॉश कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे का टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।